आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ए एनीमोमीटर, बी क्रोनोमीटर, सी ऑडियोफोन, डी ऑडियोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है वो मुख्य रूप से ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर जो है वो एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो ध्वनि जो होता है उसे किस तरीके से सुना जा सकता है इसकी मापन की जाती है। और ऑडियोमीटर जो है उसका जो आविष्कार जो है ऑडियोमीटर का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका जो आविष्कार है वो किया था, जिससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, जिसे ऑडियोमीटर कहते हैं। और जो ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी जो इकाई है, मापने की जो इकाई है वो कहलाता है डेसिबल, या ध्वनि की जो इकाई है वो कहलाता है डेसिबल, जिसे डीबी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है या संकेतित किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है और एक साइड हमें उसके मात्रक दिए हुए हैं, जैसे कि ए है फेदोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है अल्टीमीटर, और इधर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। मतलब फेदोमीटर जो क्या है वो फेदोमीटर जो है वो हो जाएगा हमारा समुद्र की गहराई मापने की इकाई है फेदोमीटर, ठीक है। दूसरा है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक। फिर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसका मापन करता है। फिर है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई को मापने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला, समय मापक विज्ञान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हॉरोलॉजी। अब है अगला, 1 नैनोमीटर बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल एन और एम से प्रदर्शित किया जाता है नैनोमीटर को। अब देख लेते हैं अगला, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए। माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है वो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए और पास की वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला, पैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। मतलब समुद्र की गहराई को मापने के लिए पैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, अपने भरी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी न्यूटन का प्रथम गति का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो इस पे लग रहा है। अब है अगला, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। अब है अगला, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी लक्स मीटर। अब है अगला,
एक सेक्सटेट प्रयुक्त होता है? ए मीनार की चौड़ाई मापने के लिए, बी पहाड़ी का क्षेत्रफल नापने के लिए, सी वस्तुओं की ऊंचाई नापने के लिए, डी मकान का आयतन नापने के लिए। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए। अब है अगला, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं। अब है अगला प्रश्न, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है अगला, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां पर भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदारण होता है। अब है अगला, सुनामी किसके द्वारा नहीं होता? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रभंजन के द्वारा। सुनामी जो है वो भूकंप के कारण होता है, समुद्री तल भूस्खलन से होता है और ज्वालामुखी उद्गार, ये तीनों कारण क्या है सुनामी के, लेकिन प्रभंजन जो है वो इसका कारण नहीं है। अब देख लेते हैं अगला, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंक समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। अब देख लेते हैं अगला, भारहीनता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। गुरुत्वाकर्षण जब शून्य होता है तो जो भारहीनता या भार जो है वो शून्य हो जाता है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण नियम या सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है अगला, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वायु दाब में कमी के कारण। अब है अगला, किसी पिंड का अधिकतम भार? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वायु में होगा। अब है अगला, किसी वस्तु का भार? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। अब है अगला प्रश्न, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा परंतु जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा। अब है अगला प्रश्न, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, किनारे से दूर बढ़ेगी। अब है अगला, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तूफान को। अब है अगला प्रश्न, मानव शरीर का भार होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम। अब है अगला, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 0 किलोग्राम। अब है अगला, किसी पिंड का भार जो है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, ध्रुवों पर सर्वाधिक। किसी भी पिंड या व्यक्ति का जो भार है या मानव शरीर का जो भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। अब देख लेते हैं अगला, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आगे गतिवर्धन के साथ। अब है अगला, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। अब है अगला, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घटता है। अब है अगला, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वही रहेगा। अब है अगला, पानी से भरे बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस ताप पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 4 अंश डिग्री सेल्सियस पर। अब है अगला, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, घर्षण का बल। अब है अगला, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। अब है अगला, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, केवल गतिज ऊर्जा।